बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार विद यासिर रशीद। नाज़रीन, आज काफ़ी हैपनिंग हुई है। आज असम्बली का इजलास भी था जहां पर बहुत से रहनुमा गरज बरस कर बोले। वज़ीर आज़म इमरान खान भी असम्बली में मौजूद थे। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल जब कराची में टिड्डी दल आया था तो वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू साहब ने एक बयान दिया था कि ये टिड्डी दल खुद चलकर पाकिस्तान आया है, इसकी बिरयानी बनाएं, कढ़ाई बनाएं, इसे खाएं और इसके मज़े लें, टिड्डी दल भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी खुराक भी पूरी हो जाएगी। उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा असम्बली में एक दिन टिड्डी का सालन बनाकर ले आए और उनका ये कहना था कि वज़ीर ज़राअत साहब को खिलाना है और उनसे पूछना है कि ये कैसा बना। वज़ीर ज़राअत के उस बयान पर अवाम में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता था। अवाम ने उसे मस्बत तरीके से नहीं लिया। लेकिन कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना साहब ने भी एक बात की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए टिड्डी को खाना एक मुफीद तरीका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो अवाम इसको खाना शुरू कर देंगी और कोरोना वायरस का भी खात्मा हो जाएगा, टिड्डी दल का भी खात्मा हो जाएगा। और इस वक्त सियासत में क्या हैपनिंग चल रही है, इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगा। हमारे पास जुगाड़ काफ़ी होते हैं, हम बात करते हैं सना मक्की कावे की या कोई माजून की या फिर दूसरी किसी अद्वियात की, और वो आप देखें कि मार्केट से वो फौरी तौर पे गायब हो जाती हैं। अभी ये टिड्डी के बारे में हो रहा है कि इम्यून सिस्टम इससे बेहतर हो सकता है, इसमें कितने हकाइक हैं और इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या मस्बत तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यासन ना मैंने खाई, ना मुझे पता है और ना इसके हवाले से मेरे पास कोई इतनी इन्फॉर्मेशन है। ये ज़रूर है कि रियाज फतेहाना साहब, चूँकि मैं इन्हें जानता हूँ, बड़े पुराने बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इनकी सियासी बसीरत बहुत ज़्यादा है और इन्होंने आज़ाद भी इलेक्शन जीते हैं, इन्होंने इलेक्शन पार्टी की बुनियाद पर भी जीते हैं और वज़ीर तलीम पंजाब रहे हैं और मेरे तो ये लीडर भी रहे हैं, आपको शायद पता है, ये मेरे प्रेसिडेंट भी रहे हैं MSF के। तो ये तो इस पर तो रियाज फतेहाना साहब बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी है कि शायद फतेहाना साहब ने इस ज़ुमन में कहा हो कि इस मुल्क में कोरोना के खात्मे के लिए जिस चीज़ का ऐलान किया जाए वो नायाब हो जाती है, लोग फौरी तौर पर उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसे संभालना शुरू कर देते हैं, उसे महंगा कर देते हैं। हो सकता है कि इन्होंने ये बयान इस वजह से दिया हो या इस बयान में वाकई अगर इस टिड्डी दिल के खाने से ये इस सिस्टम बड़ा मजबूत हो जाता है और उससे कोरोना ख़त्म हो जाता है तो फिर इससे बड़ी अच्छी बात, क्योंकि पाकिस्तान पर जो आफत आई है टिड्डी दिल की सूरत में, अगर वो शफा बन जाती है तो ये भी यासर एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन असल मामला देखने वाला ये होगा कि ये आखिरकार क्यों हो रहा है कि कभी ज़रताज गुल कोई ऐसी बात कर देती है कोरोना के हवाले से, चलें उसका तो हमें समझ आती है, लेकिन फतेहाना साहब की मैं नहीं मानता कि फतेहाना साहब ने बगैर किसी तहकीक के की हो, क्योंकि मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इससे मैं समझता हूँ फतेहाना साहब से इस हवाले से पूछना चाहिए। रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी इशू पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन आपके बयान के हवाले से। क्या ये बयान सिर्फ इसलिए दिया गया कि अगर ये बयान दिया जाए तो जिस तरह दूसरी चीज़ें नायाब हो गई मार्केट में से, उसी तरह ये टिड्डी दल का खात्मा भी हो सकता है, या इस हवाले से कोई नुस्खा कीमिया हाथ आ गया, कोई रिसर्च इस हवाले से मंजर आम पर आई है? देखें, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा राना अजीम साहब, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और इनसे बड़ा नजरियाती रब्त और रिश्ता तल्लुकदारी है। गुजारिश ये है कि कोरोना वायरस का कोई इलाज दुनिया में इस वक्त तक नहीं है, ना वैक्सीन है। अब इससे एक बचने का पता है, बहुत लोगों ने बता दिया है, मैं उस पर आपका टाइम ज़ाया नहीं करता। इसलिए अगर हो जाए कोरोना वायरस तो फिर 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आपको ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है हर सूरत से। नंबर 2, आपको साइकोलॉजिकल, फैमिली सपोर्ट और विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि आप डिप्रेशन में जाके फारिग ना हो जाए। और थर्ड है कुव्वत मदाफत, इम्यून सिस्टम, बेहतर खुराक अपने आप को, ताकि वो जिस्म के अंदर से एक ऐसा ताकत हो जो जरासीम से लड़ सके। अच्छा, तीसरे पहलू पे आ जाए। जब इम्यून सिस्टम या कुव्वत मदाफत की हम बात करते हैं, उसमें 2 मेजर सोर्स हैं, एक है विटामिन C और एक है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो गोश्त से आती है। अब ये तो एक सबको अंदाजा है कि जो ब्रॉयलर गोश्त है इसके खाने का तो ज़्यादा फायदा नहीं होता। अब इसमें लोगों ने कहा जी मटन खाएं और साथ आप मुर्गा देसी जो है उसको, उसकी यखनी बनाएं, उसको खाएं। अब मुझे बताएं, 800-900 रुपया जब किलो रेट होगा, 1/3 आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारा कर रही है, तो पॉसिबल है कि गरीब बेचारा रोजाना 900 रुपया सिर्फ एक मरीज को यखनी और दाने के लिए खर्च करे? पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला जिस बर्ड को या जिस जानवर को हलाल करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात होती हैं। और दूसरा ये कि आप सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी हो जानते हैं कि वहाँ पे स्टोर्स पर
पैकेट के अंदर पैक शुदा टिड्डी दल मिलती है और लोग इसको लेते हैं, परचेज करते हैं। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इसको इसमें समझा जाता है, इसमें 62% प्रोटीन है, इसमें 17% तेल है, 21% मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस है। इसमें 62% प्रोटीन, बहुत हाई लेवल है प्रोटीन का, और इससे जो है क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत स्ट्रांग होती है बंदे की। तो फतियाना साहब, इसका तो हम व्यापार भी कर सकते हैं फिर इस ज़माने में। अगर ये इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर करती है तो हम इसको पकड़ के बैरून मुमालिक में फ़रोख्त भी कर सकते हैं। तो इसको पकड़ने का तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, इसमें ऑलरेडी खेतों में ये नीचे आती है, लोग इसको जब आप देखा होगा बर्तन से शोर मचा रहे होते हैं, एक पौधे से दूसरे पे जाती है, जिसका इतना बहुत ऊंचा लेवल नहीं होता, निचली सतह पे ये ट्रैवल करती है। और इस पर मैंने कहा है कि इस पर गवर्नमेंट के इदारे मौजूद है, इस पर फर्दर रिसर्च भी की जा सकती है। और अगर इसको अभी मैं समझता हूँ कि अभी मुझे बताया किसी ने, उकाड़ा में भी ये बाकायदा तल के बिक रही है, सिंध के मुख्तलिफ होटलों में बिक रही है, कराची में, खुद पाकिस्तान के अंदर कराची में ये वीडियो मैंने खुद देखी है, वहाँ एक होटल में तल के उसको लोग शौक से खा रहे हैं। फतियाना साहब बिल्कुल दुरुस्त। आपकी इस तजवीज़ पर कौमी असम्बली में जो आपने ये तजवीज़ दी थी, इस पर आपकी हुकूमत को संजीदगी से गौर कर रही है? जी, मैंने तो स्पीच में ये बात कही है और इस पर यकीनन बहुत से लोगों ने इसका रिकॉर्ड बनाया और सोचा है और देखा है। इस पे मेरी तजवीज़ थी, देखें ना, इनोवेशन, क्रिएटिविटी बेस्ड बात की जा सकती है। असल प्रॉब्लम ये, जो बात मैंने कही है, यही बात अगर कोई गोरा चिट्टा अंग्रेज ये बात कहता तो लोग कहते जी क्या जबरदस्त। क्योंकि पाकिस्तानी लोग हम ज़हनी तौर पर अभी तक आज़ाद नहीं हुए, हम किस पाकिस्तानी की तजवीज़ सुनते हैं तो उस पर हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या बात कर दी इसने। इसमें कोई चल, हुकूमत को चाहिए कि इस पे रिसर्च करनी चाहिए, अगर इससे फ़ायदा है तो इसका फिर तरीक़ाकार मुनज़्ज़म करके अवाम तक इसकी फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। फतियाना साहब, आपने खाई है वैसे ये? जी, मुझे दस्तयाब नहीं हुई, मैंने तो कोशिश की है, मुझे कहीं से मिल जाए, हमारे एरिया में है नहीं, ये इतनी साल में और सिंध में है, अभी ज़्यादा इस हमारे सेंट्रल पंजाब में भी तक आई नहीं, हमारे ज़िला टोबर टेक से। चले रियाज साहब, पॉलिटिकल और पार्टी इश्यूज़ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये फवाद चौधरी साहब, फैसल वावडा साहब और इस तरह के जो दीगर रहनुमा हैं जैसे राजा रियाज साहब, जो पार्टी के हवाले से कुछ अलहदा मौक़िफ़ रखते हैं आजकल, आप उनसे कितना मुत्तफ़िक हैं? देखें, असल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, इसमें बाकी सियासी जमातों की तरह घुटन नहीं है कि वहाँ पे किसी को बादशाह नहीं है कि कोई जरूरत ही नहीं करता बात करने की। यही तो खूबी है इस पार्टी की कि इमरान खान साहब सबकी सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं, इसलिए आज़ादी अजहार इसमें सभी को हासिल है और लोग बात करते हैं और इसको कोई माइंड नहीं करता। तो मेरा ख्याल है उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया है और उस पर बात की, और आपने देखा ना तो किसी को पार्टी से निकाला गया है, ना किसी को वजारत वापस ली गई है। इसका मतलब ये, फतियाना साहब, क्या कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें हुई हैं इन वज़रा की, क्या वहाँ पे असद उमर साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने फवाद चौधरी साहब के इस्तीफे का भी मुतालबा किया है वज़ीर आज़म साहब से? ये मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, ये तो आप बता रहे हैं मुझे उसमें मुतालबा किया हो और मेरा नहीं किया होगा। फतियाना साहब, जो मौक़िफ़ फवाद चौधरी का है और जो कल राजा रियाज का मौक़िफ़ था, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है? और आप समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का कब्जा है और अरकान असम्बली जो हदफ लेकर आए थे वो पूरे नहीं हो रहे? गुजारिश ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क़याम पाकिस्तान से आज तक ब्यूरोक्रेसी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और अभी तक उसका कंट्रोल जोर सही टूटा। एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने तोड़ा था जब उनकी नई हुकूमत आई है, अदरवाइज हमेशा से हर दौर में ब्यूरोक्रेसी एक मजबूत ताकत के साथ रही है और ऑब्वियसली वो अच्छे लोग भी हैं, उनमें पढ़े लिखे भी हैं, कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन जब एक साइकी आ जाए कि वो अपने आप को हर फन मौला समझे कि हम हर बात को समझते हैं और सियासतदानों को समझा जाए कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब रहा हूँ, आप जानते हैं, मेरे साथ बड़े सीनियर सेक्रेटरी एजुकेशन रहे हैं, लेकिन चूँकि मेरी इनसाइट थी अपने डिपार्टमेंट में, मैंने वहाँ पे अपना इनोवेशन बेस को मोर देन 40 इस्लाहात की, किसी ने मज़ामत नहीं की। अगर आप खुद नॉलेज रखते हैं और खुद अपनी दस्तरस है तो ब्यूरोक्रेसी आपके नीचे काम करती है। अगर आपको खुद किसी बात का इल्म ना हो, हम नलायक हों, तो फिर ब्यूरोक्रेसी हम पे हावी हो जाती है। इसका मतलब है जो वज़रा हैं, कुछ वज़रा जो हैं जो गिला कर रहे हैं वो इस काबिल नहीं है, वो नालायक हैं, इसलिए ब्यूरोक्रेसी उन पे हैवी है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ ऐसे बहुत बड़ी तादाद वज़रा की है जो फर्स्ट टाइमर हैं, कोई एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है,
तो ऐसा उनको तजर्बा काफ़ी मिल गया और पहले से कारकर्दगी बेहतर जारी गुजरा थी। वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ उनकी कारकर्दगी और बेहतर हो जाएगी। दूसरी वजह ये भी है कि साल से 35-40 साल से मुख्तलिफ पार्टियाँ जो अपोजिशन में इक़्तिदार में रही हैं, उनके गहरे रूट्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनका एक वसी नेटवर्क है, उन्होंने बहुत मोबिलाइज किया हुआ है लोगों को। यह पार्टी पीटीआई पहले दफा इक़्तिदार में आई है। ये फैक्टर भी है कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह काबू में नहीं है, लेकिन बतदरीज इसमें गिरफ्त गवर्नमेंट की बेहतर होती जा रही है। ऑब्वियसली हुकूमत ने पॉलिसी देनी है, इम्प्लीमेंट ब्यूरोक्रेसी ने करना है। जहाँ इम्प्लीमेंटेशन में कमी होती है उसका ये क्योंकि गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, वो मुंतखब हुकूमत होती है, इसलिए थोड़ी। फतेहाना साहब, इस 2 साल आपकी हुकूमत में आप मुतमिन है कि 2 साल में आपने अवाम को कुछ डिलीवर किया? आपकी हुकूमत ने किया कि सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को आज़ादी राय मिली है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है, करप्शन आला सतह पे बहुत कम हुई है और यहाँ पे गवर्नेंस बहुत बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर है। ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है। ऐसे फतेहाना साहब, सिर्फ एक आखिरी सवाल है, शॉर्ट कमेंट दीजिएगा कि इस वक्त तक पाकिस्तान हुकूमत की जो कोरोना पॉलिसी है, आप उससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? आपको क्या लगता है कि कितने % वो पॉलिसी कामयाब रही है? देखिए, मैंने कल कौमी असम्बली में मेरी स्पीच थी कि 20 मिनट्स की, इसमें मैंने जो निशानदेही की, एक तो एहसास लोगों ने बहुत कामयाब है और मैं समझता हूँ 1,60,00,000 खानदानों को भूख से बचा लिया गया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नंबर 2, इनकी जो हमारी पॉलिसी थी जो मार्च में अनाउंस हुई, उसमें एक चीज़ की कमी थी, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक्ट भी नहीं है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकी। कल मैंने बात की है कि ये मिसिंग पार्ट है हमारी पॉलिसी का, इसको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि साइकोलॉजिकल, फैमिली, सोशल और विल पावर की सपोर्ट के बगैर मरीज ठीक नहीं हो सकता। तो बाकी अदरवाइज एक तीसरा जो मिसिंग पार्ट है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने कीमतें बढ़ा दी, मेडिसिन की, इक्विपमेंट की, और आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका वेंटिलेटर, उनका रूम चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आवाम की दस्तक से बाहर हैं। उन पर चाहिए कि हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पर कंट्रोल करे। अभी हुकूमत ने तो 2 से बढ़ाकर 129 लेबॉर्ट्रीज बनाई हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनको 7,500 रुपया फी टेस्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, खूब ये लूट है। तो मैंने कल रिक्वेस्ट किया कि 2,000 रुपये तक इस फीस को लाएं। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आवाम की जेब से पैसा कम निकलेगा, नंबर 2 गवर्नमेंट की लैब्स भी प्रेशर कम हो जाएगा जहाँ फ्री टेस्टिंग हो रही है। तो यानी हुकूमती सतह पर इदारों को मजबूत करनी और इस हवाले से हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। और जहाँ तक बात है वज़रा की तहफ़्फ़ुज़ात की, तो उसमें कोई ना कोई उनसर उनके मुताबिक ठीक है, वो जिस बात की निशानदही कर रहे हैं वो किसी हद तक ठीक है। बहुत शुक्रिया रियाज फतेहाना साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बात करेंगे कराची के हवाले से कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जारी है, आवाम पीट रहे हैं, सरापा एहतजाज है कि इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि फर्नेस ऑयल की फराहमी नहीं हो रही वफाकी हुकूमत से, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का ये मामला जारी है कि इलेक्ट्रिक ने मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे तक तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखा हुआ है। लोग बिलक रहे हैं, पानी की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। इसी इशू पर बात करने के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेयर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेयर साहब, इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है आपके सामने है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, कराची की अवाम मुश्किलात का शिकार है, आप उधर इक़्तिदार में हैं और वफाकी हुकूमत से आप इत्तेहादी भी हैं, तो इस मामले को आपने वफाकी हुकूमत के सामने क्या टेकअप किया कि फर्नेस ऑयल की फराहमी यकीनी बनाई जाए या फिर कुछ तरीक़ाकार को बेहतर करके कराची की अवाम को सहूलत दी जाए? अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे कराची 2 दिन के विजिट पे, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का वफ्द भी मिला था उससे। हमने जो कराची से रिलेटेड इशू थे वो उनके सामने रखे थे, उसमें के इलेक्ट्रिक का भी था। तो पीएम साहब ने वो सारे जो पॉइंट्स थे वो जैदी साहब जो हैं मिनिस्टर साहब, उनको लिखवा दिए थे और हमें उम्मीद थी कि इस्लामाबाद जाने के बाद इस पे कोई अमल होगा, कि इलेक्ट्रिक से पूछगछ होगी। देखें, अगर फर्नेस ऑयल की प्लानिंग नहीं की गई थी पहले से, जो कि मैं समझता हूँ वजारत की नाअहली होती है ये, तो इससे अवाम क्या करे? अवाम का वास्ता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने फर्नेस ऑयल नहीं दिया कि इलेक्ट्रिक को, इस वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अवाम को तो बिजली चाहिए, गर्मी बेइंतहा है कराची में, कोरोना का मामला है, लॉकडाउन है, तो कम से कम फेडरल गवर्नमेंट को ये तो चाहिए कि इन सारी चीज़ों पे नज़र रखे।
वसीम अख्तर साहब, बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जमाते इस्लामी ने किया है, तो आपने बतौर कराची के शहरी या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बतौर कराची के शहरी क्या अभी तक के इलेक्ट्रिक के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है? इस हवाले से के इलेक्ट्रिक क्या मौक़िफ़ रखता है? क्योंकि सुई सदरन गैस तो ये कहती है कि फराहमी जो है वो सप्लाई जो है वो कहीं भी तात्तुल का शिकार नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल एहतजाज अपनी जगह। मैं खुद के इलेक्ट्रिक के दरवाजे पे खड़ा रहा हूँ, सारे इलेक्टेड मेंबर्स को लेके एहतजाज हमने एक इलेक्ट्रिक के खिलाफ किया था। हम हर फोरम पे आवाज उठा रहे हैं। आज नेशनल असेंबली में हमारे MNAs ने वॉकआउट किया बाकायदा। ये वो शहर जो पूरे मुल्क को चलाता है, आपका इस्लामाबाद का बजट बनवाता है, सिंध का 95% रेवेन्यू देता है, उसके लोगों का हाल क्या किया हुआ जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इसका मतलब टैक्स देना छोड़ दें? क्या करें यहाँ कराची की आवाम? बिल्कुल ठीक वसीम साहब, आपने क्या वसीम साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक कि आपको पता है केस की हियरिंग हुई और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कराची का बड़ा ख़ास जिक्र किया और कराची के वाले से 4 अरब रुपया जो ये गाड़ियाँ शारियाँ गवर्नमेंट सिंध ले रही थी उसके वाले से उन्होंने 4 अरब रुपया वहाँ जमा कराएँ गालबन कहा गया। और नालों की सफाई, बरसात आ रही है फिर कराची डूब जाता है हर दफ़ा। तो आप क्या समझते हैं कि आपके इत्तेहादी हुकूमत में हैं, सिंध में भी हुकूमत है, आज सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद समझते हैं अब कुछ हो जाएगा? अब यकीन नहीं आता जब तक हो ना जाए। तो जब हो जाएगा तो मुझसे सवाल कीजिएगा तो बताऊंगा मैं। मुझे यकीन नहीं आता कि ये चीजें जो इश्यूज हैं ये रिजॉल्व कर लेंगे। सीरियसनेस नजर नहीं आती। मुझे आखिरी मीटिंग CM साहब से हुई थी, मैंने तारीफ की थी उस मीटिंग की। CM साहब के जो कंसर्न थे मुझे भी खुशी हुई कि परेशान हैं नालों के हवाले से। उन्होंने हिदायत भी जारी की कि फौरन पैसे रिलीज किए जाएं ताकि नाले साफ हों। बारिश कभी भी आ सकती है, फोरकास्ट। तो अब देखते हैं क्या होता है, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ। वसीम अख्तर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरा कराची के बाद आपको कराची के हवाले से कुछ बेहतरी दिखाई दे रही? दौरे के बाद तो नहीं, जैसा था वैसा ही है। तो क्या आप समझते हैं अगर ये नहीं होते तो क्या MQM इनके साथ अब रहेगी? MQM ने तो साथ दिया है और देती चली आ रही है, मगर जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होते। हम तो फॉर द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी के सारी चीजें प्रिवेल करें। हालात, कोरोना, इकोनॉमी की पोजीशन, इस वक्त अगर हम कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे और खराबियां पैदा होती हैं तो वो मुल्क और जमहूरियत को नुकसानदेह हो सकती है। तो आपकी नजर में BNP और जमहूरी वतन पार्टी ने जो एक्शन लिया है वो किस हद तक दुरुस्त है? अब ये तो उनसे सवाल किया जाए कि उनके कौन से इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे, क्या रीजंस हैं कि वो छोड़ के जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर तो वही बता सकेंगे। चलिए वसीम साहब, एक आखिरी सवाल, इसका जवाब दे दीजिएगा। अनवर ने MQM लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाकायदा MQM को भारत सपोर्ट कर रहा था और अल्ताफ हुसैन के कहने पे वो भारत के सफ़ीर से भी मिले और बहुत से पैसे भी लिए। क्या ये जो उन्होंने कहा अल्फाज ठीक हैं? ये वही बता सकते हैं। मैं इसका ना गवाह हूँ ना मैंने ये देखा है आंखों से, और जो कुछ सुना और जो कुछ हुआ उससे मैं अलहदा हो गया हूँ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कोई लंदन से। हमारी अपनी अलग MQM पाकिस्तान है जिसको हम कोशिश करके आगे बढ़ा रहे हैं, एक सही जमहूरियत पसंद जमात की शक्ल में इस MQM को लेके आ रहे हैं। तो उनसे ही सवाल करें सर। ये वसीम अख्तर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरा कराची पर अभी तक तरक्याती काम जो रुके हुए थे, जिनका वादा किया गया था, उसके ना होने पर उन्होंने कुछ वजूहात बताई कि किस वजह से ये नहीं हो सके, कितने अरसे में ये मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए, फेडरल फंडेड कुछ वो हैं स्कीमें, वो तो कंप्लीशन पे हैं यहाँ, और मजीद जो पैसा फेडरल गवर्नमेंट ने KMC को दिया है उस पर टेंडर हो चुके हैं, ग्राउंड पे अब एग्जीक्यूट होने वाली बात है। मगर जो बड़े प्रोजेक्ट K4 है, S3 है, ट्रांसपोर्ट का मामला है, ये इश्यूज जो हैं ये अभी तक रिजॉल्व नहीं। इनको रिजॉल्व होना, ये असल इश्यूज हैं। कराची का सीवरेज का सिस्टम तबाह हुआ है, पानी का निज़ाम तबाह हुआ है, पानी है नहीं, लोग बिलख रहे हैं, गर्मी एंड लो वाटर।
तो इनको कौन देखेगा? मैं फिर बोलूंगा कि कराची की ही आवाम सबसे ज्यादा टैक्स देती है और उसके साथ ये जुल्म किया जा रहा है। कराची की आवाम सबसे ज़्यादा टैक्स देती है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो वहाँ पर सहूलियात का ये फुकदान जो है ये सवालिया निशान है। ये सूबाई हुकूमत पर भी सवालिया निशान है, वफाकी हुकूमत पर भी है। उन्होंने ये बात की थी कि कराची को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाएंगे, वहाँ पर सहूलियात दोबारा से दी जाएंगी और कराची को एक पुरअमन शहर बनाया जाएगा, तरक्की याफ्ता शहर बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, इसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे आईपीपी's इंक्वायरी रिपोर्ट पर जिस पर एक्शन शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक ने कोल पावर प्लांट के लिए दरख्वास्त भेजी थी वफाकी हुकूमत को, जो वफाक की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। वफाक का ये मौक़िफ़ है कि पैदावारी सलाहियत नेशनल ग्रिड में सरप्लस हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इजाफी बोझ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल जो है उस पर पहले डिस्कस हो चुकी है कि अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, के इलेक्ट्रिक का क्या मौक़िफ़ है और दूसरे जो इदारे हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। इस सारे इशू पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, पैदावारी सलाहियत जो है वो नेशनल ग्रिड में सरप्लस हो चुकी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को जितना हिस्सा जाता है, क्या उससे के इलेक्ट्रिक की वो तमाम तर जरूरियात पूरी हो जाती हैं, या फिर के इलेक्ट्रिक ने जो मौक़िफ़ रख रखा है कि फर्नेस ऑयल की फराहमी ना होने की वजह से हम ये मेंटेनेंस पे ज्यादा देर लगाते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, वो मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त है? या सिर्फ मामला ये है कि कोरोना वायरस के बाद हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो तवानाई का शोबा है जिसने कौमी खजाने को और हुकूमत को जकड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले काफ़ी इनिशिएटिव ले चुके थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो सरगर्मियां पसे पर्दा चले गई। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसका नाम आईपीपी इंक्वायरी कमेटी था। उसने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा करवाई थी। उस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी सिफारिश थी कि के इलेक्ट्रिक जो 700 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगाने जा रही है उसको रोका जाए। तो अब लेटेस्ट खबर ये हमारे नाजरीन के लिए कि उस रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया। बहुत से लोग कहते थे इसके ऊपर अमल नहीं होना, 62 लोग हैं। के इलेक्ट्रिक की जो 700 मेगावाट का कोल पावर प्लांट लगाने की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है, उसको रोक दिया गया है। उसके साथ साथ कराची के अंदर बिजली का बहरान है जो टलने का नाम नहीं ले रहा। कि इलेक्ट्रिक का जो इनिशियल जो एग्रीमेंट हुआ था उसको देखा जाए तो बहुत सी उसकी जिम्मेदारियां थी जो आज तक उसने पूरी नहीं की। उनका हमेशा हर दौर में इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से उन तमाम मामलात के ऊपर मुआहदे के मुताबिक अमल नहीं हुआ। लेकिन अब जब कराची के लोग सरापे एहतजाज हैं, बिजली मिल नहीं रही, और इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान में बिजली की पैदा करने की सलाहियत सरप्लस हो चुकी है, जो हमें दस्तावेज मसूल हुई, आला हुकाम से बात हुई, उसके मुताबिक 300 अरब रुपए का कौमी खजाने पर इजाफी बोझ है। पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, हम उससे बिजली फरोख्त नहीं कर सकते, कैपेसिटी पेमेंट्स हमने अदा करनी है। तो ये एक बड़ा संगीन मामला है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस मरतबा कराची के अंदर बिजली का जो मामला है उसको मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की ठान ली है। कि इलेक्ट्रिक को 9 नुकात के ऊपर एक मुश्तमिल एक प्लान दिया गया है, उसको पाबंद किया गया कि आप इसके ऊपर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। पहली बात तो ये कि बगैर तहरीरी मुआहदे की बिजली आपको नहीं मिलेगी। आप एग्रीमेंट करेंगे उसकी और उसके एग्रीमेंट के मुताबिक अदायगियां करेंगे। उसके साथ उनको कहा गया कि आपको 150 मेगावाट एक विंड पावर प्रोजेक्ट है 2021 में, उससे सप्लाई मिलेगी। उसके साथ 550 मेगावाट 2 और विंड पावर प्रोजेक्ट है, वहां से मिलेगी। उसके साथ उनको कहा गया कि आप अपने 2 ग्रिड स्टेशन 500 केवी की तमीर करेंगे, क्योंकि जब बिजली मिल भी जाए तो ये बिजली ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगरचे कि ये के इलेक्ट्रिक की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो एक मुकर्रर वक्त के अंदर इन्वेस्टमेंट करके सारे प्लान को मुकम्मल करेगी, लेकिन नहीं कर सकी। अब जो हमें सरकारी दस्तावेज मसूल हुई द लास्ट आवर्स प्रोग्राम को, उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक को वाज़े तौर के ऊपर 9 नुकाती प्लान दे दिया गया है और उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंदी है। सिर्फ यही नहीं, अरबों रुपए के वाजबात के इलेक्ट्रिक के जिम्मे हैं, वो भी वसूल करने का फैसला किया गया है। सब्सिडी का तनाजा है, उसको भी रिजॉल्व होना है। और के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के सामने ये सरकारी तौर के ऊपर उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है कि 2023 तक कराची के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि ठीक है, आप अपने सरप्लस बिजली हमारे पास मौजूद है, हम आपको बिजली देंगे, लेकिन आप पहले एग्रीमेंट करेंगे, पावर परचेज एग्रीमेंट करेंगे, उसके मुताबिक आपको इजाफी बिजली की सप्लाई मिलेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक ने जो मौक़िफ़ अपनाया हुआ है उसके मुताबिक 2020 रवां साल 2021-22 जो है ये बढ़ाकर कैपेसिटी 240 मिलियन मकब फिट कर दी गई है। ये किस हद तक दुरुस्त है? के इलेक्ट्रिक इस पर क्या मौक़िफ़ रखता है? क्योंकि के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि हमें बहुत सी जगहों से सप्लाई में रुकावट का सामना है।
यासिर, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकालें, गर्मियों के अंदर जब भी कराची के अंदर बहरान आया है, रमजान मुबारक का महीना हो, वहां पे हलाकतें हुई हैं, नेपरा ने नोटिस लिए, हर वक्त यही हमेशा ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमें अदायगियाँ नहीं हो रही, हमें गैस नहीं फराम की जा रही, हमें फर्नसाइल नहीं मिल पा रहा। सुई सदरन कहती है कि आपने हमारे अरबों रुपए अदा करने हैं, कैसे आपको इजाफी सप्लाई दें। तो इस मसले को वफाकी हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने जा रही है। तवानाई के मसले के अंदर जहां पावर सेक्टर का रोना है, वहीं पे पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर भी इसी किस्म की एक बड़े पैमाने के ऊपर खराबियां मौजूद है, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब परेशान है। जो सरकारी दस्तावेज हमने पढ़ी, प्राइम मिनिस्टर कई मरतबा डायरेक्शन दे चुके हैं, लेकिन ढाकिज्म का खात्मा नहीं हो पा रहा। यही ढाकिज्म था जिसकी वजह से रिसेंटली पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन की बात करें तो उसके वफाकी सेक्रेटरी हैं असद यहाउद्दीन साहब। असद यहाउद्दीन साहब टोटल पार्को ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसके भी बोर्ड के चेयरमैन हैं। असद यहाउद्दीन साहब टोटल जो पाकर ऑयल रिफाइनरी है, उसके भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं। लेकिन यहीं से पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर हुई। सिर्फ यही नहीं, की बुनियाद पे अभी तक मामला बेहतर नहीं हो सके, हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके। भट्टी साहब, ये कहिएगा कि कोल पावर प्लांट लगाने का जो मंसूबा भेजा गया था, जिसे मुस्तरद कर दिया गया, किन बुनियादों पे उसे मुस्तरद किया गया और उससे बेहतरी क्या हो सकती, क्या बेहतरी हो सकती थी उससे? या सिर्फ इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया गया है कि हमारे पास बिजली पैदा करने की सलाहियत सरप्लस है, हम नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली दे सकते हैं। सिर्फ के इलेक्ट्रिक अपना सिस्टम बेहतर बनाए और बिला तत्व बिजली फ्राहमी करने के लिए उसकी पोजीशन में हो, ग्रिड स्टेशन तमीर करे, अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर बनाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर बनाए, तो वफाकी हुकूमत बिजली फरोख्त करेगी उन्हें। लिहाजा एक नया पावर प्लांट लगेगा तो बोझ कराची के सार्फिन पर पड़ेगा। ये एक मामला है। जो असल संगीन मामले की हम और निशानदही कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक सरकारी कंपनी जिसका नाम GHPL है, 100% फेडरल गवर्नमेंट की ऑन कंपनी, अरबों रुपए के इसके फंड्स हैं, जो मुख्तलिफ तेल और गैस की पैदावार के अंदर इन्वेस्ट करती है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एज ए ऑपरेटर नॉन ऑपरेटर काम करती है। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि वफाकी सेक्रेटरी असद यहाउद्दीन साहब ने उस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक प्राइवेट फर्म की एक MD है आयला मजीद साहिबा, उनको चेयरपर्सन अपॉइंट कर रखा है। और ये तमाम सेक्टर के लोग परेशान हैं, चूंकि इतलात ये है कि आयला मजीद मलिक साहब एक प्राइवेट ऑडिट फर्म की MD हैं जो मुख्तलिफ PNP कंपनीज के ऑडिट की खिदमात सर इंजाम देती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और बोर्ड के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन का बड़ा कलीदी किरदार होता है। असद यहाउद्दीन साहब समेत 4 सरकारी अफसरान ग्रेड 22 के उनके मातहत बैठ के काम करते हैं। ये PSO हो, सुई सदरन हो, नॉर्दर्न हो, वहां पर समझ आती है कि वहां पर प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसके अंदर शेयर होल्डिंग है। लेकिन यहां पर प्राइवेट लोगों को नवाज कर कंपनियों के मामलात गलत तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हमारे सरकारी कंपनियों सुई सदरन हो, PLL MD से महरूम है। तरीकाकार बेहतर हो सकता है, तभी निजाम बेहतर हो सकता है, इदारे तभी बेहतर हो, आम को सहूलियत तभी दी जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, जिनका क्वारंटाइन पीरियड 25 तारीख को मुकम्मल हो चुका है। यानी आज के दिन वो आइसोलेशन में जो गए हुए थे, जिस बुनियाद पर उन्होंने जमानत ली थी, वो वक्त मुकम्मल हो चुका है। 29 तारीख तक उनकी जमानत है। 29 तारीख के बाद अब होगा क्या नैब के पास तहकीकात में शवाहिद इतने इकट्ठे हो चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, या फिर शहबाज शरीफ साहब के पास कोई सेफ साइड मौजूद है? इसी इशू पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली देखें, वो काफ़ी सेफ प्ले कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन मियां शहबाज शरीफ साहब का आइसोलेशन वक्त तो मुकम्मल हो चुका। आज का दिन आखिरी था। आज कौमी असम्बली का इजलास था, अहम इजलास था, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मौजूद थे, बड़ी गरज बरस के साथ तकारीर भी हुई। तो आज शहबाज शरीफ साहब को जाना नहीं चाहिए था कौमी असम्बली में? देखिए, बिल्कुल जाना चाहिए था। और अब तो शहबाज शरीफ के लिए ना 2 मुसीबतें परेशानियाँ, बल्कि 2 परेशानियाँ शुरू हो गई। जैसा नंबर 1 तो अगर उनका पीरियड जो पूरा हो गया है, अब अल्लाह करे वो नेगेटिव आ जाए। जब नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद वो कौमी असम्बली के इजलास में भी जाना पड़ेगा, उनको नैब के पास भी बार बार पेश होना पड़ेगा, अदालत में भी जाना पड़ेगा। और अदालत के बाद जो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान सिर्फ कोरोना की वजह से आया हूँ, कि पाकिस्तानी अवाम को कोरोना से निजात दिला सकें, तो उसके लिए उन्हें शहर शहर भी जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद ये ना हो कि कल ये सामने बात आ जाए कि अभी उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आया। अब नेगेटिव आने के बाद उन्हें गिरफ्तारी का भी खदशा है, उन्हें अवाम में भी जाना होगा। एक तीर से 2-3 शिकार पहले शहबाज शरीफ ने
नहीं किए थे, अब वो तीर उल्टा उनकी तरफ चला गया है। वक्ती तौर पर उन्हें टाइम तो मिल गया, लेकिन अब देखना होगा ना, अगर अब वो इस अवाम में नहीं जाते, अपने लोगों में जाके बात नहीं करते, कोरोना की जंग नहीं लड़ते, फिर सवाल होगा कि जनाब आप तो निकल आए कोरोना से, अब तो आपके अंदर ताकत भी ज़्यादा आ गई है। और अगर अदालत में नहीं जाते तो फिर यही सवाल होगा। और सबसे बढ़ के अब अगर नहीं जाते कौमी असम्बली के इजलास में, जहाँ आज बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, हवाजाज सब मौजूद थे, तो फिर ये सवाल तो होगा कि फिर दाल में कुछ ना कुछ काला था, फिर हो सकता है हफीज़ जिस तरह क्रिकेटर वाला रिजल्ट उन्होंने भी ले लिया हो, कोई ऐसा ही मामला हो। सही। मियां शाहिद साहब, आप जो नैब की कार्रवाइयां हैं, नैब के जो केसेस हैं, उन पर गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी इंतजामात और मामलात हैं वो भी आपके बखूबी इल्म में है। तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि 29 तारीख के बाद होगा क्या? क्या शहबाज शरीफ साहब कोई सेफ साइड प्ले करेंगे, उनके पास कोई और ऑप्शन है, या फिर जो नैब की तहकीकात है उससे कुछ नए शवाहिद सामने आ चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं? जी, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। जो है ना 29 तक उनकी ज़मानत है, लेकिन उसके बाद जो है ना इससे कबल वो बहुत मुतअद्दिद मरतबा ये प्ली ले चुके हैं कि मैं कैंसर का जो है वो मरीज़ हूँ, मैं बूढ़ा शख्स हूँ। उसके लिए भी नैब ने इंतजाम किए थे। हमारे जो ज़राए उन्होंने हमें बताया है कि 4 जो है उनकी बेनामी कंपनियाँ, जबकि 3 बेनामीदार जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं और नैब के पास उसके शवाहिद मौजूद हैं। बेनामीदारों में निसार अहमद, सैयद ताहिर नकवी और जो अली अहमद है वो मौजूद हैं, जबकि बेनामी कंपनियों में गुड नेचर, यूनिटास, वकार ट्रेडिंग और निसार ट्रेडिंग कंपनियां शामिल हैं। नैब के पास हमारे ज़राए के मुताबिक मुकम्मल जो शवाहिद हैं वो मौजूद है। जो इनके 2 अरब 40 करोड़ रुपए के बेनामीदारों की तफसीलात नैब के पास हमारे ज़राए के मुताबिक मौजूद है कि शहबाज शरीफ के 1990 में 21 लाख के असासे थे जब वो सियासत में आए, लेकिन उसके बाद ज़राए का कहना है कि 2000 में शहबाज शरीफ के असासे 1,50,90,000 हुए। 2018 में शहबाज शरीफ के असासे 18,96,49,000 तक पहुँचे, जबकि नुसरत शहबाज जो है वो उन्होंने 2003 में उनके असासे बिल्कुल नहीं थे, 0 असासे थे। 2009 में अचानक जो है वो इतना कौन सा कारोबार हुआ कि 13,41,00,000, जबकि 2023 में जो है ये 23,34,00,000 पर पहुंच गए। हमजा शहबाज ने 2000 में 2,22,00,000 के असासे डिक्लेयर किए थे, जबकि 2018 में ये असासे 41,71,00,000 के हो गए। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी थे वो इन सारी चीज़ों में, और जो कि जब नैब ने उनको बुलाया और वो एक पेशी के बाद वो बाहर चले गए और उसके बाद से बाहर से वापस ही नहीं आए। हमारे ज़राए का कहना है कि सलमान शहबाज को इंटरपोल के ज़रिए लाने के लिए नैब कोशिशें कर रहा है। सलमान शहबाज के असासे 2002 में 65,50,00,000, जबकि 2018 में ये हैरानकुन तौर पर बढ़कर 2,58,98,00,000 हो गए। इनकी जो बेटी हैं जिनके जो खामद हैं अली इमरान, उन पर भी जो है वो केस चल रहा है नैब में कि उनके प्लाजा को जो है वो पैसे दे दिए गए थे। उनके राबिया इमरान के असासे 1999 में 1,69,00,000, जबकि 2018 में 11,81,00,000 रुपए से ज़ायद हो गए थे। इसके साथ साथ जो हमारे नैब के ज़राए हैं उनका ये बताना है कि इनकी जो बैरून मुल्क से तरसीलात हुई उनमें 1,60,30,00,000 रुपए मुंतकिल हुए। सलमान शहबाज को 124 ट्रांजैक्शन के जरिए 1,17,90,00,000 रुपए की रकम मुंतकिल हुई, और ये सारी रकम डॉलर्स और दिरहम में थी। मियां शाहिद साहब ये बताइएगा, जो पुराने सवालात नैब की जानिब से किए जा रहे थे मियां शहबाज शरीफ से, अभी भी सवालात वही होंगे या सवालात कुछ तब्दील हो चुके हैं? देखिए, सवालात अभी तक वही हैं क्योंकि उनके जवाबात नहीं मिले। हमारे जो ज़राए हैं वो उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ से जो सवालात किए गए वो उनमें से सिर्फ 3-4 सवालात के जवाबात दे पाए। इसके अलावा वो मुतअद्दिद मरतबा नैब पर बरहम भी हुए। उन्होंने जो है वो एक दफ़ा नैब के बाहर भी आए कि कैमरा हटा दें। हालांकि खुद जो है वो एक तरफ मुस्लिम लीग नून की ये डिमांड थी कि जनाब जो है वो कैमरे के सामने रख के जो है वो सवाल जवाब किए जाए। वो अभी तक जो है वो मुश्तरका तहकीकाती टीम को, और उनका ये रेफरेंस आखिरी मराहिल में है, और इस वक्त नैब उनको मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है, उनको जो कॉल अप नोटिस जाता है उसमें ये मुतअद्दिद बार लिखा जा चुका है कि आप जो इन सवालात के जवाबात दे दें। इससे कबल इन्होंने जो है जब ये पेश हुए थे तो इन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि ये रिकॉर्ड मुझे बाहर से मंगवाना है, लेकिन उसके लिए नैब ने इनको 1 माह से ज़ायद का टाइम दिया। उसके बावजूद शहबाज शरीफ जब नैब में दोबारा पेश हुए, अलग इन्होंने प्री अरेस्ट बेल भी करा ली, उसके बाद जब पेश हुए फिर इन्होंने सवालात के जवाबात नहीं दिए। आखिरी एक सवाल अंदर की खबर दे दें कि ये रेफरेंस कब तक दाखिल होने का इम्कान है और क्या पेशी कब तक हो सकती है 29 तारीख के बाद दोबारा से नैब में?
देखिए 29 के बाद फौरी तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ की पेशी जो है वो होगी। इनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुकी हैं। एक दफ़ा इनकी गिरफ्तारी के लिए छापा भी मारा गया था इनके घर, लेकिन ये जो है वो अपने मॉडल टाउन वाले घर से चले गए थे और गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। फिर उन्होंने प्री अरेस्ट बेल कराई। इनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अगर ये नैब को मुतमईन नहीं कर पाते तो इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि नैब अपने कॉल अप नोटिस में ये मेंशन कर चुका हुआ है कि अगर ये अपने मुश्तरका तहकीकाती टीम को मुतमईन नहीं कर पाते, उनके साथ ताउन नहीं करते, तो फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेकिन अभी तक तो 4 सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। 4 सवालों के हिसाब से अगर वक्त लगाएं तो ये तो 1 साल में इंक्वायरी मुकम्मल होगी, लेकिन नैब इंतजार करता ही नहीं दे रहा। रेफरेंस दाखिल हो सकता है, उससे पहले गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे दुआ मंगी केस के हवाले से जो हल हो चुका है। दुआ मंगी घर भी वापस आ चुकी है, लेकिन इस वक्त इस बात को करने का मकसद क्या है, इसी इशू पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी ज़ुहैब जियाजा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, वीडियो देखें तो कलेजा मुंह को आता है। किस तरह के सफाक लोग हैं जो औरतों को कैद करते हैं, जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये क्या कोई माफिया है जिस पे अभी तक लगाम नहीं डाली जा सकी? ये बिल्कुल ये माफिया है और पुलिस ने जो तो सब चंद लोगों को गिरफ्तार किया, वल्लाह वो चंद लोग भी असल मुल्ज़िम हैं या नहीं। लेकिन आप देखें कि वो वीडियो, उसमें वो बच्ची रो रही है, जिस तरह कर रही है, और पता चला कि इन्हें तो सिंध के इलाके में रखा गया, कराची से अगवा करके सिंध के किसी इलाके में रखे जाना, वहाँ से वीडियो बनाना, वीडियो बनाकर भेजना, और आपको पता है उसके बाद बाकायदा पैसे दे के ये बच्ची है। ये कार्रवाई पुलिस ने डाली है। ये तो ज़ुहैब इसमें बड़ा अच्छी बताएंगे, लेकिन कराची का ये वाक़या पहला वाक़या नहीं ना आखिरी वाक़या है। वहाँ पर कानून नाफज करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दिन दिहाड़े किसी को भी अगवा कर लेना, अगवा करके ले जाना, पैसे वसूल करना। फिर वहाँ पे कैसा नेटवर्क है कि उनके पास कैमरे मौजूद है, वीडियो बनानी, वीडियो बनाकर भेजनी, फिर उसके बाद भी कानून नाफज करने वाले इदारे उसको ना पकड़ सकें। उस वक्त पकड़े जब सारे मामला हाथ से निकल जाएं। ज़ुहैब, किस्सा तो माजी का हो चुका है, लेकिन अब ये वीडियो सामने आई है, तो वीडियो साबित क्या कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल किस्सा माजी का ज़रूर हो चुका है, लेकिन इसका जो असल मरकज़ी किरदार जो मुल्ज़िम है, जो इसका जिसने ये सारा मंसूबा बनाया था कि कराची के पोश इलाके में सिर्फ हमने नौजवान लड़कियों को अगवा करना है, जबकि यही ग्रुप इससे कबल कराची के और सिंध के इलाकों में जितनी भी सरकारी गाड़ियां चोरी हुई हैं, रिकॉर्ड तोड़ इसमें यही ग्रुप मुलविस पाया गया है, जो कराची से सरकारी गाड़ियां चोरी करने में पोश इलाके से ख़ास तौर पे और ईस्ट के इलाकों में से यही ग्रुप मुलविस है। इसके अलावा डकैतियां करने में ये ग्रुप मुलविस पाया गया है, अगवा करने में ये ग्रुप मुलविस पाया गया। ये सिर्फ पहली नौजवान 2 लड़कियां थी जिसको इस ग्रुप ने अगवा किया। इससे कबल ये अंदरूनी सिंध के इलाके हैदराबाद में भी एक नौजवान लड़का लड़की को अगवा कर चुके हैं। सलीम सोराठी एक बहुत बड़ा ताजिर था कराची का, उसको अगवा करके अंदरूनी सिंध के कच्चे के इलाके में रखा गया, जिसके ताने बाने सरदार तेगो खान तेगानी ग्रुप से जाकर जुड़ते हैं, मिलते हैं। ये जो ग्रुप है ये मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आ सका है। इसका जो मरकजी किरदार मुल्जिम है, जो कि पुलिस का एक सिपाही भी था, एंटी कार लिफ्टिंग सेल का, जिसका नाम आगा मंसूर है, ये इस सारे ग्रुप का मास्टरमाइंड था, जो कि पकड़ा नहीं जा सका है। इंतहाई आईटी का मास्टर था, जो कि व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग करता था। उसको इस बात का इल्म था, क्योंकि वो पुलिस में था, आईटी को जानता था कि अगर वो इस तरह से नहीं करेगा तो पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा जो एक मुल्जिम इसमें गिरफ्तार है, ज़ुहैब कुरैशी, उसका जो पस मंजर हम देखें तो वो सियासी उसका जो है वो ताल्लुक जाकर जुड़ता है। और हैरत अंगेज तौर पर कंक्लूड कीजिएगा, अब तक की तहकीकात क्या कहती है कि इन्होंने कितने लोगों को अगवा किया, कितना पैसा उनसे लिया और किस तरीके से उनकी रिहाई अमल में आई? बिल्कुल, जो इंट्रोगेशन हमारे हाथ में आई है उसमें एक इतनी हैरानकुन बात है। अगर मैं आपको बताऊं कि कराची का इलाका है फिरोज़ाबाद, जहां पर 43 किलो सोना जो है वो इन्होंने लूटा था। लूट कर ये अंदरूनी सिंध गए थे, और अंदरूनी सिंध जब पुलिस वहां इनको पकड़ने के लिए पहुंची तो कलीम भुट्टो नामी इसके अंदर एक मुल्जिम है, जो कि पकड़ा नहीं जा सका है। इसने पुलिस ये कोई पहली कार्रवाई नहीं थी, इससे पहले भी कई अमल में आती रही। 43 किलो सोना चोरी करना, लोगों को अगवा करना,
उनकी इज्जतों से खिलवाड़ करना, ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि अभी तक पुलिस इस पर काबू नहीं पा सकी, एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, बात करेंगे भारत और चीन के हवाले से। भारत और चीन में लद्दाख के मकाम पर और गलवान वैली के मकाम पर अभी तक 5 झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने पेशकदमी की जब भी कोशिश की, इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और पसपाई का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। अभी एक इत्तला नहीं आई, ये सामने आई है कि एक और झड़प हुई है जिसमें भारतीय बहुत सा हिस्सा चीन के कब्जे में चला गया और चीन ने भारत के कोई 6 अफसरान ऐसे हैं जो खुफिया एजेंसी से ताल्लुक रखते थे, वो भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। राणा साहब, आप तो पहले ही कह चुके थे कि एक कार्रवाई और अमल में आएगी। क्या वो ये कार्रवाई यही थी या कि अभी और भी कार्रवाई बाकी है? ये तो भारत को समझ कब आएगी? भारत का तो आए दिन नुकसान ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। भारत पागल हो चुका है। जहाँ तक समझ आने की बात है, भारत को समझ कभी नहीं आएगी। वो एक नरेंद्र मोदी एक पागल शख्स है। वो समझता है कि हर तरफ मैं जाऊँगा और जाके फतह करके आ जाऊँगा। अभी तक उसे किसी एक जगह पर भी कामयाबी नहीं मिली। ये इस वादी के अंदर, गलवान वैली जो वादी है, इसके अंदर ये 6ठी झड़प हुई है और ये झड़प जो है तकरीबन आप लगा सकते हैं कि अब से कोई 24 घंटे पहले हुई होगी या 16-18 घंटे, इतना ही टाइम हुआ। और इसमें बाकायदा अच्छा खासा इलाका जो भारत के पास था वो भी चाइना की फौज ने छीन लिया और उसके साथ साथ वह दरिया के साथ, जो दरिया वहाँ पे है बड़ा मशहूर, उस दरिया के साथ साथ बाकायदा इतनी तेज़ी से काम किया गया है कि इनको छीनने के फौरी बाद वहाँ पे सड़क बनानी शुरू कर दी है। हमारी स्क्रीन पे वो चीज़ नज़र आ रही है। ये वो सड़क है जो पहले नहीं थी। आज से 5 दिन पहले वहाँ पर यह सड़क का नामो निशान नहीं था। उनसे जगह छीनी गई, झड़प हुई। झड़प में बाकायदा उनके जो हसास दायरे के लोग थे, जो वहाँ पर मकामी अफराद की सूरत में ठहरे हुए थे, जो चूँकि आपको पता है ये जो वैली है वहाँ पर एक अच्छी खासी आबादी है और उस आबादी में ये मकामी लोग बन के ठहरे थे और इनका टारगेट ये था कि किसी ना किसी तरीके से जो चाइनीज़ फौज है उसको नुकसान दे। चाइनीज़ फौज के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी। जब उन्होंने सबसे पहले तो इनको वहाँ से भगाया, जब ये वहाँ से भागे, और आप मजे वाली बात ये है कि ये वहाँ पर ये जो दावा करते थे ना हथियार नहीं है, हथियार वहाँ में मौजूद थे, ये हथियार भी छोड़ के भागे और कई भारतीय फौजी तो वहाँ पर अपना वो सारा सामान जो इनके लिए ज़रूरी होता है वो भी छोड़ कर भागे। और एक फौजी के मतलब तो कहा जा रहा है कि एक फौजी जो है वो हाथ जोड़ कर मांगता रहा कि मैं आज के बाद ड्यूटी ही नहीं दूंगा। इसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है जो चाइना के मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं वहाँ पे चल भी चुकी है और वहाँ पर चाइनीज़ फौज ने कब्जा करने के बाद बाकायदा सड़क बना दी है और ये सड़क जो है ये बाकायदा वो खुफिया एजेंसी के जो 6 अफराद हैं, वो खुफिया एजेंसी के 6 अफराद चाइना की हिरासत में है। चाइनीज़ फौज ने उनको अपनी हिरासत में रखा हुआ है। उनके पास असला भी मिल गया है। वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पर रहकर उनका प्लान क्या था, वहाँ पर वो किस तरीके से चाइना के लोगों को, चाइनीज़ फौज को नुकसान पहुँचा सकते थे, एक एक चीज़ जो है उनके पास आ चुकी है। और अब भारत जो है जो मज़ाकरात कर रहा है, उन मज़ाकरात में भारत की पहली कोशिश ये है कि उस अपने हसासदारी यानी राह के जो एजेंट हैं उनको वो वापस ले सकें। भारत अपनी फौजियों की वापसी की बात नहीं कर रहा जो लापता हैं, जो उनके पास हैं। भारत अपने अफसरान की बात नहीं कर रहा, चूंकि खुफिया एजेंसी के अफसरान की वापसी का मुतालबा वो भारत करेगा। ना देखिए कि वही हरबा जो भारत ने आजमाया गलवान वैली के एतराफ़ में, जो भारत का इलाका था, वहाँ पर ये मुतनाज़ इलाका था, वहाँ पर तामीरात का आगाज़ किया तो चीन ने अब वही कुछ भारत के साथ करना शुरू कर दिया। उनके इलाके पर ही कब्जा करके वहाँ पर तामीरात का आगाज़ शुरू कर दिया है। यानी भारतीय इस इकदाम से चीन को यह शय मिल चुकी है कि वही इकदाम वो भारत पर आजमाए। अब भारत को ये देखना होगा कि करना क्या है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।